हे गाइस वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ ऑफ राइस्ते एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आज है जिसका लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है इसमें भाई, तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सारा लिखा हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है। बीजाणु समासंग यानी बीजाणुओं में जनन कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। तो सब समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं इसको समझने के लिए, एक अपन ब्रेड ले, ठीक है। आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे आप एक ब्रेड ले लो, उसको हल्का सा गीला पानी वानी डाल दो और उसको आप रख दो लगभग 1 हफ्ते तक। और 1 हफ्ते से ज़्यादा भी रखोगे तो आसानी से आप उस पर कुछ धागे जैसी संरचनाएं देख पाओगे। जो धागे जैसी संरचनाएं आपको उस पर काफ़ी दिखेंगी। जब आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो उसमें कुछ आपको इस टाइप की संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है। अच्छा, वो धागे जैसी संरचनाएं हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं? राइजोपस कवक हैं वो, यानी जो पूरा उस पर फैला रहता है जाल सा, उसको राइजोपस कवक का जाल कहते हैं। अब उसमें ऊर्ध्व तंतु होंगे इस टाइप के, देखो इस टाइप से संरचना होंगे, ऊर्ध्व तंतु होंगे जिसके ऊपर गोल से ऐसे ये है ना गेंद सी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। अब इन बीजाणु धानी में ही किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। और बीजाणुओं से ही क्या एक नई संतति का जन्म होता है या नई संतति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ऊर्ध्व तंतु है, ठीक है। ये कवक का जाल पूरा फैला हुआ है, ये राइजोपस कवक का चित्र है। ये ऊर्ध्व तंतु है, ये बीजाणु धानी है। जब ये फूटता है तो इस टाइप का ये बीजाणु हमें इसमें दिखाई देते हैं, ये जो फैल जाते हैं। अब इन बीजाणुओं के ऊपर बेटा क्या होता है? एक मोटी भित्ति रहती है, पूरा कवर्ड रहते हैं उससे। इससे क्या होता है? इनकी सुरक्षा होती है, ठीक है, विषम परिस्थितियों। और जैसे इनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है वहां पे ये ग्रो करने लगते हैं, एक नए जीव के रूप में बदल जाते हैं, एक नया राइजोपस वहां पे बन जाता है। तो राइजोपस बीजाणु समासंग गीली ब्रेड पर कुछ सप्ताह में धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। ये राइजोपस कवक का जाल है। इसमें ऊर्ध्व तंतु उपस्थित होते हैं जिनके सिरों पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। इनमें बीजाणु होते हैं या बीजाणुओं का निर्माण होता है जो नए जीव उत्पन्न करते हैं, और यही क्या है? बीजाणु जनन है, ठीक। बाकी नोट्स मैंने आपको बेटा भेज दिए हैं। आपने अगर अभी तक आप नए हो, जैसे अभी तक आपने हमारे वीडियो एक भी नहीं देखा है, तो आपको नहीं पता होगा। पुराने बच्चे उन सबको पता है कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तो आपको वीडियो का प्लेलिस्ट दे रखा है साइंस के ऑल वीडियोस का, दूसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, नोट्स लिखा होगा वहीं पर, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मली डालोगे, जैसे टेलीग्राम आपने ऐप जो है डाउनलोड कर रखा है और वहाँ पे सर्च बार में अपराजिता एकेडमी डालोगे तो भी अपना ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, अपराजिता एकेडमी के नाम से। तो बेटा आपको बीजाणु समासंग उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम समझते हैं लैंगिक प्रजनन। अच्छा, लैंगिक प्रजनन तो बेटा मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको फर्स्ट वीडियो में। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन में क्या होते हैं? दो जीव भाग लेते हैं, जैसे मेल फीमेल कह लो या नर मादा, और एक नया जीव यहां पर बनता है, ठीक है। दो जीव भाग लेते हैं जिससे क्या बनता है? एक नए जीव का निर्माण होता है। किसमें? लैंगिक जनन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देखो बनने के लिए एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, किसमें? लैंगिक जनन में आपस में मिलते हैं, युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज से ब्रूड, और फिर इस तरह से नया जीव धीरे धीरे आगे के प्रोसेस में हम समझेंगे कैसे बनता है। और युग्मनज को ही जाइगोट कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नर युग्मक क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं पहले, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आ जाता है, नर युग्मक किसे कहते हैं? तो नर युग्मक क्या है? गतिशील जनन कोशिका। क्या है? गतिशील जनन कोशिका को हम क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। क्लियर बेटा? अब मादा युग्मक किसे कहते हैं? जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, उस जनन कोशिका को हम मादा युग्मक कहते हैं। देखो नर जनन कोशिका गतिशील क्यों है? देखो मादा युग्मक कोशिका तो एक ही जगह रहती है, गति करके कौन जाता है? नर जनन कोशिका मादा कोशिका के पास जाती है, जनन कोशिका के पास, और वहां पे फिर नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं और युग्मनज बनता है, जाइगोट, फिर वो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। बेटा अब लैंगिक जनन में क्या होता है? जैसे विभिन्नताएं आती हैं, बता ही चुका हूं मैं। अब लैंगिक जनन के फायदे क्या हैं
ये मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी लैंगिक जनन के लाभ क्या है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन के लाभ क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के लाभ क्या है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मैं आपको अंतर भी बता चुका हूं, पहले क्या है उन दोनों को समझा चुका हूं अच्छे से। लैंगिक जनन के लाभ, अगर लैंगिक जनन की बात करें तो बेटा लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिकता की दृष्टि से जनक से भिन्न होती है, मतलब पेरेंट्स से। अब हमारे जो जीव जंतु हैं सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब हमारे माता पिता क्या हैं, हमसे अलग हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना, तो हम अपने माता पिता से अलग हैं जब हमारे माता पिता हमसे अलग दिखाई दे रहे हैं तो। ठीक है, तो आनुवांशिक दृष्टि से क्या होती है, और सारे गुण माता पिता वाले तो हमारे अंदर आते नहीं है ना, अलग होते हैं कुछ। ठीक है, तो आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति विभिन्न वातावरण के प्रति अनुकूलित होती है। देखो लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं ज्यादा आती है अपेक्षाकृत अलैंगिक जनन के। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती हैं, लैंगिक जनन में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है यानी कॉपी बनती है दूसरी, तो उसमें डिफरेंस आता है। तो अब ये वातावरण के प्रति अनुकूलित है, इसके लाभ भी हैं भैया, जीवित रहेंगे ज़्यादा टाइम तक, है ना, इनकी प्रजाति हम क्या स्पीसीज बची रहेगी समझ। ठीक है, अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, बिल्कुल सही बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। अब आपने देखा होगा एक पूरी फैमिली है बेटा, एक फैमिली में देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, मान लो 5 लोगों की एक फैमिली मान लो, या 10 लोगों की। अगर आप ज़्यादा लोगों पे सर्वे करोगे, ज़्यादा लोगों के बड़ा परिवार देखोगे, तो उसमें और आपको अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। अगर आप 4-5 लोगों का जनरल फैमिली तो होती है, उतने में भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब देखो आपको क्या देखना है कि एक मौसम, जैसे अभी का ही ले लो आप, मौसम चेंज हो रहा है, तो एक परिवार में ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग बीमार पड़ जाएं या सारे लोगों को बहुत अजीब फील हो रहा हो, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना, तो बॉडी क्या है ना अपने आप को अनुकूलित करता है, हमारा शरीर मौसम के अनुसार। तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है। ठीक है, हमें अजीब सा फील होता है, वो सारी चीज़ें अब हम अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि भाई हमारे भाई तो बीमार ही नहीं पड़ता यार, वो तो बहुत कम बीमार पड़ता है, हम तो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, या मम्मी पापा की भी पड़ जाते हैं, तो क्या होता है इसमें विभिन्नता आ रही है ना, तो विभिन्नताओं से भाई फायदे हैं इसके कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी की बढ़ जाती है बहुत अधिक, पेरेंट्स की नहीं है, बच्चों की अधिक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बढ़ेगी ही परमानेंट, किसी की कम भी हो सकती है, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अपेक्षाकृत अगर हम बात करें अलैंगिक, क्योंकि इनमें विभिन्नताएं हैं। ठीक है, और विभिन्नता होने के कारण क्या होता है, ये वातावरण के प्रति अनुकूलित भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे सब ठीक ठाक से रहता है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता। लेकिन अलैंगिक जनन में भाई पूरा जीव नष्ट हो जाता है अगर ज़्यादा विभिन्नता, क्योंकि विभिन्नता है नहीं और चेंजेज हुए वातावरण में तो पूरा ही चला जाएगा, क्योंकि सभी के गुण लगभग एक जैसे हैं। अगला है लैंगिक जनन से के फलस्वरूप क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। अब देखोगे आप नई जाति की उत्पत्ति, जैसे मानव की बात करें, पहले आदि मानव देखा होगा आपने, हिस्ट्री की बुक में देखा होगा किस तरह से झुक के चलते थे, है ना, और अजीब अजीब से उनके चेहरे थे। और आज का मानव देखो, आप अपने आप को आईने में देखो, कितने स्मार्ट हैं, उनको देखो इनको देखो, यानी वो हमारे क्या हैं, पूर्वज। अब ये सब किसके फलस्वरूप हुआ, लैंगिक प्रजनन के या लैंगिक जनन के फलस्वरूप ही तो हुआ। आज हमारा स्वरूप ऐसा है, ठीक है, हजारों साल पहले कैसा था और आज कैसा है, ठीक है ना। तो ये सब किसके कारण हुआ, लैंगिक जनन के। अगर लैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होती तो आज भी हम कैसे दिख रहे होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज थे, बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहे होते। कितना अजीब लगता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ या रिवाइज कराता हूँ पहले। जैसे मैंने अलैंगिक जनन आपको पढ़ाया था, तो अलैंगिक जनन में हमने समझा था बेटा कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन यानी एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में बढ़ जाए तो उसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं, और उससे एक कोशिका अगर 2 कोशिकाओं में बढ़ रही है तो वहाँ पे जनन हो रहा है ना, ठीक है, अलैंगिक जनन ही है। अच्छा, विखंडन में भी यही था, खंडन हमने पढ़ा, विखंडन पढ़ा था, द्विखंडन पढ़ा, द्विखंडन में हमने पढ़ा था अमीबा का एग्जाम्पल लिया था, लेशमानिया का लिया था। अच्छा, लेशमानिया की अगर हम बात करें तो ये जो लेशमानिया है वो काला जार इसकी वजह से होता है, मतलब ब्लैक फीवर, बुखार, काला बुखार इससे होता है लेशमानिया से, ठीक है। नोट्स में आपको दे रखा है, बहुत अच्छे से चीज़ें मेंशन की गई हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी अगर बन जाए तो काला जार किसकी वजह से होता है, तो लेशमानिया की वजह से। और मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम था, ठीक है, बहुखंडन में हमने वहाँ पे पढ़ा था।
और आपका हमने खंडन उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, स्पाइरोगायरा। ठीक, फिर इसके बाद अपन ने ले लिया था पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन हमारा किस में था, प्लेनेरिया, और हाइड्रा में भी होता है, तो प्लेनेरिया में हमने देखा इसको। और प्लेनेरिया पुनरुद्भवन में क्या होता है, किसी जीव के को हम टुकड़े टुकड़े कर दें उसके, और वो उससे नए जीव बन जाते हैं। और इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कायिक जनन। अगर पौधों के जो कायिक भाग है, तना हो गया और जड़ और पत्ती, इनसे क्या होता है, अगर किसी पौधे का निर्माण हो रहा है, मतलब नया जीव बन रहा है, तो वो कायिक जनन में आ जाता है। कायिक जनन के लाभ भी हमने समझे थे, क्या लाभ हैं, क्योंकि पौधा एक जैसा ही रहता है, कोई चेंज उसमें आते नहीं हैं और जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, अगर हमें कोई पौधा चाहिए, हमें अगर शुरू बीज से उगाएंगे तो छोटे से उगेगा, और किसी पेड़ की टहनी काट के और बड़ी सी उगा दें तो कुछ दिनों बाद वो बड़ा ही पौधा हो जाता है। मतलब पूरा प्रॉपर वो पौधा जो इतना बड़ा हमने अगर काट के गाड़ा है टहनी, तो वो इतनी ही बड़े से ग्रो करने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको बीज के थ्रू उगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन में क्या होता है, जैसे कोई बीज है या कुछ भी है, हम पौधे को कृत्रिम माध्यम में, यानी कृत्रिम तरीके से पोषण प्रदान करते हैं और उसको उगाते हैं। ठीक है, और फिर उसको रोप देते हैं, जिससे क्या होता है कि बीमारियां जो पौधों में होती हैं, अगर हम डायरेक्टली उसमें करते हैं या उग नहीं पाते हैं, तो उसका भी इश्यू सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर रोग रहित पौधे हमें मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी अलैंगिक जनन में, और हमने बीजाणु समासंग आज कवर किया ही है बेटा। और हमने पढ़ा लैंगिक जनन क्या है, किस तरह से होता है। तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। ठीक है, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। जब दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण आगे की प्रक्रिया पूर्ण जारी रहती है, जिससे एक नया जीव बनता है। नर युग्मक क्या होता है, इसको हम गतिशील जनन कोशिका कहते हैं। मादा युग्मक क्या है, जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है, उसको हम मादा युग्मक कहते हैं। उसके बाद हमने लैंगिक जनन के लाभ भी किए ही हैं बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पुष्पी पादप किस प्रकार के होते हैं और पौधों में जनन किस प्रकार होता है, और उसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से अपन उसको संसन को करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन यही चीज़ें करने वाले हैं बेटा, करने वाले थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।